सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम जैसा कि इससे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी पर, प्लांट टैक्सोनॉमी पर, आज वापस माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है। ग्रेड सेकंड के सिलेबस में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है और स्कूल जो लैब असिस्टेंट है उनमें भी है। उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। आपको प्रयास ये करना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। यदि हम थोड़ा सा भी इसको सही तरीके से मैनेज करके चलते हैं तो शायद कोई समस्या नहीं आएगी और बहुत ही कम आप मान के चलें कि बिल्कुल एक पेज के अंदर हमने पूरा माइकोप्लाज्मा को देखा और आने वाले जो प्रश्न है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। इससे पहले हमने लाइकेन को पढ़ा था, इसी तरीके से शैवाल को, कवक को, ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक हैं इससे जैसे लाइकेन पढ़ा था जो इसी का पार्ट है कि प्लांट माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। इसमें वायरस है, जीवाणु, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो एक 5-7 मिनट का वीडियो है जिसमें आपकी राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एलन की सीट हो, उन सब का निचोड़ है इसमें। तो और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन में पहले से बता रखा है, वहीं अवेलेबल रहेगी। चलो देखते हैं इसको। माइकोप्लाज्मा, आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय भी नहीं, इसे अकोशिकीय कहे तो ज्यादा सही रहेगा। ना के बराबर बहुत ही छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। हम देखें कि माइकोप्लाज्मा की खोज रोकोड और रोकस नामक वैज्ञानिक ने प्लूरोन्यूमोनिया रोग से पीड़ित पशुओं में, प्लूरोन्यूमोनिया एक रोग है जिससे पीड़ित पशुओं के प्लूरल द्रव, फेफड़ों में जो द्रव पाया जाता है प्लूरल द्रव में की थी। इनका नाम इसी आधार पर उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज प्लूरल द्रव में करने के कारण इसे प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा। नोवक नामक वैज्ञानिक ने जिन्हें सबसे पहले इसको क्या नाम दिया, माइकोप्लाज्मा नाम दिया। अब माइकोप्लाज्मा की वर्गीकरण की जो स्थिति है वो अपने देखे, कई बार वर्गीकरण पूछ लिया जाता है कि वर्ग इसमें कौन सा है, मोलिक्यूटस। गण इंपॉर्टेंट है, इसका गण आपके ध्यान में रखना, प्रश्न आएगा तो गण से आएगा। माइकोप्लाज्मा मेटेलिज, माइकोप्लाज्मा मेटेलिज इसका जो गण है। इसके अलावा कुल फैमिली क्या है, कुल माइकोप्लाज्मेटेसी, और इसका जो जीनस है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो आपको ऑर्डर इसका जरूर ध्यान में रखना है, माइकोप्लाज्मा जमेटेलिज, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे हम इसकी संरचना देखेंगे कि इसकी जो संरचना है वो किस टाइप की है। यहां से जो प्रश्न है एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छोड़ने वाला कुछ नहीं है, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। छोड़ने वाला हमने छोड़ के ही इसको बनाया, ये एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देखें माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है जो कोशिका भित्ति, इसमें क्या होगा, सेल वॉल का अभाव होता है, वह एचएल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, सेल वॉल का इनमें अभाव होता है और माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है। इनका सबसे अगला पॉइंट, इन कोशिका का सबसे बाह्य आवरण प्लाज्मा झिल्ली त्रिस्तरीय लाइपोप्रोटीन का आवरण, क्योंकि सेल वॉल इनमें नहीं पाई जाती है। सेल वॉल के बाद हर एक जंतु में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, वह होती है 3 लेयर की होती है और तीनों लेयर लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका द्रव में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हमें पता है कि प्रोकैरियोट जीव में 70S प्रकार के और यूकैरियोट में 80S प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है उनमें दोनों पाए जाते हैं 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम अभिरंजन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित कर नहीं करते हैं, ग्राम के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ग्राम ऋणात्मक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम ऋणात्मक होते हैं। कोशिका के मध्य भाग में एक प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, वो आपको पता है प्रारंभिक केंद्र किसे कहते हैं, न्यूक्लियोइड जिसको बोलते हैं, जिसमें ना तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और ना केंद्रिका। केंद्रिका और सेल मेम्ब्रेन दोनों क्या होती है, इनमें अनुपस्थित होती है। माइकोप्लाज्मा में दोनों प्रकार के न्यूक्लिक कमल पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। डीएनए तो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और आरएनए क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। जैसे हम न्यूक्लिक एसिड की यदि बात करें तो यदि वायरस में बात करें तो किसी भी प्रकार का न्यूक्लिक एसिड दोनों में से एक पाया जाएगा, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। यहाँ दोनों पाए जा रहे हैं, डबल स्टैंड डीएनए, ये ध्यान रखना है, और सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। मुख्यतः 4% होता है और ये 4 से लेकर 6% तक हो सकता है। मुख्यतः तो होगा 4%, और यदि 4% से अधिक हो तो 4 से लेकर 6 तक अधिकतम है। इसी तरह सिंगल स्टैंड आरएनए मुख्य तो क्या होगा, 8% होगा मुख्यतः,
और ये 8 से लेकर 15% तक हो सकता है। मुख्यतः 8% और अधिकतम 15% हो सकता है। इन जीवों की कोशिका भित्ति पर पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिजैविक है, ये एंटीबायोटिक है। इनका पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलिन है, वैनकोमाइसिन है, सिफेलोरिडीन के प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। पेनिसिलिन, देखो इसका शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, सिफेलोरिडीन, पीवीएस, आप इसको ध्यान रखते हैं, पेनिसिलिन। अब इनका तो प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी सबका पड़ेगा। एग्जांपल देखें, इन जीवों पर कोशिका भित्ति पर टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, इन तीनों का तो प्रभाव इन पर पड़ता है। इनके प्रति ये भित्ति सेंसिटिव होती है, इनके प्रति सेंसिटिव नहीं होती है, कोई प्रभाव इनका नहीं पड़ेगा। आप कितनी भी पेनिसिलिन इनके ऊपर डाल दो, वैनकोमाइसिन डाल दो, सिफेलोरिडीन डाल दो, ये टस से मस नहीं होंगे। लेकिन इनके ऊपर टेट्रासाइक्लिन का घोल डाल दें, क्लोरोफेनिकोल का डाल दें, इरिथ्रोमाइसिन का घोल डालने पर ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। आगे हम देखें, इनको संवर्धन माध्यम के लिए स्टीरोल की आवश्यकता होगी। आगे देखेंगे स्टीरोल क्या है। वसा एक तरह से कह सकते हैं, फैट होती है, इनकी आवश्यकता होती है क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में स्टीरोल संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, इर्गेस्ट्रोल, ये एक प्रकार के क्या है, स्टीरोल है, कोलेस्ट्रॉल, इर्गेस्ट्रोल आदि। इनमें क्या होगा, माध्यम के लिए स्टीरोल की आवश्यकता होती है क्योंकि इनकी जो कोशिका में स्टीरोल संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। आगे हम बात करें प्रजनन, इनमें जो प्रजनन है कैसा पाया जाता है, प्रजनन के बारे में यदि हम देखें, इनमें प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक जनन तो क्या होता है, मुख्य रूप से अनुपस्थित होता है, लेकिन निम्न संरचनाओं द्वारा, निम्न विधियों द्वारा इनमें जनन पाया जाता है, जिनमें कई बार पूछा हुआ है मूल पिंड या प्राथमिक संरचनाएं क्या काम करती है, केवल जनन का काम करती है। इनमें द्विखंडन विधि द्वारा भी होता है, मुकुलन द्वारा भी होता है और खंडन द्वारा भी जनन होता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा से एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि इनसे संबंधित जो रोग हैं, जैसे वायरस के रोग, आपको अलग अलग ध्यान में रखने हैं, इकोनॉमिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। बैंगन का लघुपर्ण रोग है, गन्ने का धारी रोग है, सूर्यमुखी का एस्टर येलो रोग है, मूंगफली का कुर्चिसम रोग है। ये 4 रोग आपको अच्छे से ध्यान में रखने। ये मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, ये मिक्स हो जाते हैं हमारे जो वायरस है उनसे रिलेटेड जो रोग है, तो आपको इनको अलग अलग ध्यान में रखना है। इसके अलावा मानव रोग भी होते हैं, एक तो है माइकोप्लाज्मा निमोनी जो जाती है, वो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न करती है, न्यूमोनिया वगैरह। माइकोप्लाज्मा होमिनिस जो जननांग शोध से रिलेटेड है, जननांग से संबंधित रोग हो जाता है माइकोप्लाज्मा होमिनिस से। तो माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत हमने आज बहुत ही कम शब्दों में, केवल 1-2 लाइनें, मुश्किल से 10 लाइनें हैं आपको याद करनी, और लगभग आपका जो प्रश्न है वो यहां से आपका सही हो जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं हो। ज्यादातर प्रश्न देखो, कई बार राइबोसोम पूछ लिए जाते हैं, माइकोप्लाज्मा किसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ग्राम नेगेटिव हैं। इसके अलावा इनमें डीएनए आरएनए आपको पता है कि 4% मुख्य है, डबल स्टैंड, और सिंगल स्टैंड में 8%, अधिकतम 15 और अधिकतम इधर 6%। इन जीवों की कोशिका भित्ति पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, सिफेलोरिडीन के प्रति कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। इसका हमने फुल फॉर्म भी आपको बताई थी, पीवीएस शॉर्ट फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा संवर्धन माध्यम में स्टीरोल की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन किस प्रकार का है और ये रोग किस प्रकार के। तो ये 5-7 मिनट की हमारी जो क्लास थी, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न माइकोप्लाज्मा में यहां से आपका जो प्रश्न है यदि आया तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट फिर किसी एक टॉपिक पर हम जैसे प्लांट एक्सोनोमी में ब्रायोफाइट तक हमने पढ़ लिया था, तो हमारा जो टेरिडोफाइट है उसको हम आगे की क्लास में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अच्छे से तैयारी आप स्टार्ट रखें, और जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित है होना है, उसकी आप अच्छे से मन लगाकर जो तैयारी करें। इसके साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव के रूप में जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन, जिसका वीडियो सॉल्यूशन भी चलता है, चाहे आप केमिस्ट्री के 50%, फिजिक्स के और बायो के टीचिंग मेथड के 150 प्रश्नों का पेपर रहता है, हर संडे को टेस्ट होता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके ऐप पर उपलब्ध रहेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव समस्याएं हैं वो आप निदान कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।